Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher Professor Naveed Ali. Let's start our 9th lecture of chapter number 7 Agriculture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉटन क्रॉप, वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। दुनिया और पाकिस्तान के हवाले से जो कपास की फसल है इसके मुतालिक आज हम लोग पढ़ेंगे। कपास जो है ये दुनिया के ओल्डेस्ट फाइबर्स में कंसीडर की जाती है और ओल्डेस्ट क्रॉप्स में कंसीडर की जाती है। कॉटन के मुतालिक कहा जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अल-कतन से लिया गया हुआ है। इस क्रॉप के मुतालिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उनके अकॉर्डिंग टू ये एक कैश क्रॉप है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कैश क्रॉप भी कंसीडर की जाती है और पाकिस्तान की भी सबसे लार्जेस्ट कैश क्रॉप जो है वो कंसीडर की जाती है। नकदावर फसल है। इस फसल का ताल्लुक जो है ये शरब फैमिली से है। ग्रासीपियम इसकी फैमिली है जो घास के ख़ानदान से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इस फसल के मुतालिक कहा जाता है कि इसको क्योंकि तकरीबन 180 से 200 डेज जो है वो क्लियर स्काई चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एयर के अंदर मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है। इसके बाद इस क्रॉप के फाइबर को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा शोहरत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि हर एक जो डिफरेंट फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिल्क की बात की जाए या अगर वुलन टेक्सटाइल की बात की जाए या किसी भी जो नायलॉन है, रेयॉन है या जितने भी आर्टिफिशियल ये फाइबर इस्तेमाल होते हैं उन सब के अंदर जो तकरीबन 40 से 50% जो फाइबर इस्तेमाल होता है वो कॉटन का भी होता है। यानी कि इस कॉटन के साथ जो है वो दूसरे फाइबर्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत रखता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इस कॉटन को जो है वो किंग ऑफ फाइबर, इसका फाइबर जो है कॉटन का, कपास का जो फाइबर है इसको किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। इसको सिल्वर फाइबर यानी कि चांदी का रेशा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर इसको वाइट गोल्ड का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद जो ये प्लांट है इसका जो क्लाइमेटिकल कंडीशन बताई जाती है, जो रीजन बताया जाता है वो हॉट एंड सेमी हॉट जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो वाले आ जाते हैं। यानी कि जो एरियाज जो हमारे 0 डिग्री ये लैटिट्यूड पर मौजूद हैं वहाँ से लेकर तकरीबन ये 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के दरमियान का जो एरिया है ये हॉट एरियाज में कंसीडर किए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल जोन में कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इन्हीं एरियाज़ में कल्टीवेट होता है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन, वो भी इसी डिग्री के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉटन की जो टाइप इस्तेमाल होने वाली है, जो अमेरिकन टाइप आ जाती है कॉटन की, ठीक है, वो भी इसी बेल्ट के ऊपर प्रोड्यूस की जाती है। जो एशियन कॉटन है वो भी इसी बेल्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्लांट जो है वो हॉट एंड सेमी हॉट एरियाज में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। इस वक्त वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कॉटन फाइबर जो इस्तेमाल होता है वो 85 to 95% जो है वो हम लोग अमेरिकन कॉटन को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कॉटन और कॉटन की प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, रग्स वगैरह आ जाते हैं, होजरी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मोर देन 60% जो हमारी फॉरेन इनकम है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो इसके ऊपर आ जाती हैं। फिर वर्ल्ड में 91 कंट्रीज़ हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि जो इस बेल्ट के ऊपर आते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन रखते हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन जहाँ पर इसको आसानी से काश किया जा सकता है, वो 91 के करीब है। और इनमें जो सबसे टॉप रैंक पर कंट्री है वो चाइना है, जिसमें सेकंड इंडिया, थर्ड वन यूएसए और फोर्थ वन जो है
पाकिस्तान लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है कॉटन का दुनिया में। फिर इजिप्शियन कॉटन की अभी बात हुई कि वर्ल्ड में सबसे फाइन क्वालिटी का जो कॉटन है वो इजिप्शियन कॉटन जो है वो कंसीडर किया जाता है। फिर जो कंजप्शन के हवाले से देखा जाए, इसके सर्व करने के हवाले से देखा जाए, इसके इस्तेमाल कुनिंदा के हवाले से देखा जाए, तो पाकिस्तान वर्ल्ड का तीसरा बड़ा ये कॉटन का इस्तेमाल कुनिंदा मुल्क है, जो कि दुनिया की तकरीबन 10% कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो अपने मुल्क में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और वर्ल्ड का अगर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कंज्यूमर देखा जाए तो वो चाइना है, और दूसरे नंबर पर इंडिया और पाकिस्तान थर्ड रैंक पर आ जाता है। फिर कॉटन क्रॉप को जो है वो हर एक कंट्री में अपने सीज़न के हवाले से, अपने एरिया के हवाले से जो है उसको किसी सीज़न में जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसके जो सीड सोइंग सीज़न होता है, ठीक है, इसके प्लांट लगाने का जो सीज़न होता है, उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये 15 मार्च से जो है वो शुरू हो जाता है ये काम, और तकरीबन 30 जून तक इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी कि मानसून सीज़न के तकरीबन शुरू होने से पहले पहले जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद जो इसके प्लकिंग का सीज़न होता है, आपको पता है कि इसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह जब आने शुरू हो जाते हैं तो उसको प्लक कर लिया जाता है, ठीक है। जब प्लकिंग कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर इसको जो है वो रूट्स के साथ ही जो है वो उखाड़ लिया जाता है, इसको वेस्ट कर दिया जाता है या आग लगा दी जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो लगा रहने दिया जाता है, यानी कि विंटर सीज़न जहाँ पे नहीं आता, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो समर सीज़न रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक जो है वो इससे प्लकिंग जो है वो की जा सकती है। तो इसका जो पाकिस्तान के अंदर प्लकिंग सीज़न है वो सितंबर से जनवरी तक होता है। फिर इसके मुतालिक अभी बात हुई कि भाई 180 से 200 डेज जो है वो इसके लिए क्लियर स्काई रहना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज रहने चाहिए कि जिसके अंदर ना तो ज़्यादा बारिशें हों, ठीक है, और ना ही टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि पत्तों के ऊपर जो है वो फ्रॉस्ट वगैरह जमना शुरू हो जाए। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अब इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए, इसके यूजेस वगैरह जानने के लिए और इसकी टाइप्स वगैरह को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है कि जैसे मैंने आप लोगों को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बताया था कि कॉटन के मुतालिक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर से, और सब कॉन्टिनेंट में कौन सा एरिया आ जाता है, वो है इंडस वैली। कि कॉटन क्रॉप को जो है वो 3000 BC में इसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडस वैली जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का एरिया है वहां पर इसको जो है वो कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। और जिसको गुजरे हुए अगर हम लोग मौजूदा टाइम पीरियड के साथ उसके टोटल टाइम पीरियड को देखें तो ये 5000 ईयर्स जो है वो गुजर चुके हुए हैं कि जब से इसको काश किया जा रहा है। और इसके एविडेंस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो इजिप्शियन जो पिरामिड्स हैं और उन पिरामिड्स के अंदर जो डिफरेंट ग्रेव्स हमें मिलती हैं, ग्रेवयार्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं, उनके अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं, उन डेड बॉडीज़ के ऊपर जो कपड़ा लिपटा हुआ है, उस कपड़े को जिस कॉटन से बनाया गया हुआ है वो कॉटन जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट की जाती थी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि 3000 BC में ये क्रॉप जो है इसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडस वैली का जो एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो दरियाई सिंध की वादी आ जाती है, वहाँ पर इसको काश किया जाता था। फिर उसके बाद कहा जाता है कि तकरीबन 1500 BC तक, उसके बाद जो टाइम पीरियड आगे मज़ीद बढ़ता है तो 1500 BC तक जो है पूरी दुनिया में कॉटन क्रॉप की कल्टीवेशन जो है वो फैल चुकी हुई थी और लोग इससे अवेयर हो चुके हुए थे। इसके बाद आ जाते हैं इसके यूजेस। कॉटन जो है, कपास, इसके बहुत से इस्तेमालात हैं जो हम लोगों ने सूती कपड़े की सनत जो है उसके अंदर भी पढ़ा था कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें आपको बताया था कि कॉटन से हम लोग सबसे मेन जो यूज़ है वो कॉटन क्लॉथ्स है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, ठीक है, होजरी की प्रोडक्ट्स हैं, बेड शीट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं। फिर इसके अलावा जो कॉटन फ्लावर होता है, जब इसको प्लग किया जाता है तो इसके साथ इसके सीड्स भी आते हैं। उन सीड्स को जब अलहदा कर लिया जाता है तो सीड्स के ऊपर लगा रहने वाला जो फाइबर है, कुछ ना कुछ फाइबर उसके साथ लग जाता है। उस फाइबर को उतार के कॉटन बड्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये कान वगैरह साफ करने के लिए जो कॉटन बड्स हैं वो बनाए जाते हैं। और जो उसका सीड है उसको प्रेस करके कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल जो है वो बनाया जाता है। उससे कॉटन जो सीड्स हैं
उससे हम लोग फिर कुकिंग ऑयल बनाते हैं। उसको प्रेस करने के बाद जो है उससे ऑयल बना लिया जाता है, एडिबल ऑयल बना लिया जाता है। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो जो 80% जो हम लोग ऑयल वगैरह खाते हैं, जो एडिबल ऑयल खाया जाता है, वो 80% ऑयल जो है वो इसी कॉटन सीड से बनाया जाता है। ठीक है, फिर उस सीड को जब प्रेस कर लिया जाता है तो जो बाकी उसका शेल वगैरह बाकी बच जाते हैं, उसको एनिमल फूडर के तौर पर, यानी कि कॉटन केक कहा जाता है उसको, कि एनिमल फूडर के तौर पर उनको खिलाया जाता है। फिर इसके अलावा जो इसका ऑयल है उससे सोप वगैरह बनाया जाता है। उसके अलावा जो है इससे प्रोटीन वगैरह हासिल की जाती है, फैट वगैरह हासिल किया जाता है। फिर जो कॉटन का फाइबर है, इसको जो इंपॉर्टेंट पेजेस है, पेपर जो है, जिसमें स्टैम्प पेपर आ जाता है और ये करेंसी नोट आ जाते हैं। करेंसी नोट भी जो है वो भी कॉटन के फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट यूजेस हैं जो कि लार्ज स्केल पर इसके किए जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कॉटन की टाइप्स हैं कुछ। कॉटन को जो अर्थ है, अर्थ को 2 पार्ट्स में जो हम लोगों ने डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। अब कॉटन की टाइप को जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग टू जो है 2 टाइप्स में, यानी कि टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। अब इन 4 टाइप्स के नाम देख लेते हैं कि सबसे पहले टाइप्स आ जाती हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर की। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशियाटिक कॉटन आ जाती है कि जिसकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 2% जो है कंसीडर की जाती है। इस कॉटन के मुतालिक कहा जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ये रफ होती है, और इसका जो साइज है ये तकरीबन जो है 0.75 इंचेस के राउंड अबाउट होता है। फिर इजिप्शियन कॉटन आ जाती है कि जिसको बेस्ट क्वालिटी की कॉटन कहा जाता है। ये वर्ल्ड में 10% जो है इसकी प्रोडक्शन कंसीडर की जाती है कि भाई इतनी प्रोडक्शन जो है वो इजिप्ट जो है वो हासिल कर रहा है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की और फाइन क्वालिटी की कंसीडर की जाती है। इसका रेशा जो होता है ये तकरीबन 1.75 तक होता है, इंचेस तक। इसके बाद जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 2 टाइप्स हैं। एक है अमेरिकन कोस्टल प्लेन कॉटन, जिसकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 7% कंसीडर की जाती है, अच्छी क्वालिटी की कंसीडर की जाती है, वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली कॉटन है वो दूसरी इसकी टाइप है, अमेरिकन सेंट्रल प्लेन कॉटन है। अमेरिकन सेंट्रल प्लेन कॉटन जो है, जो कि 90% प्रोडक्शन दे रही है, 85 से 90% जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है वो यही कॉटन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका कल्टीवेशन मेथड्स आ जाते हैं। दूसरी क्रॉप्स की तरह इसको भी 2 तरह के मेथड से जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। एक तो ब्रॉडकास्ट मेथड होता है कि हम लोग छट्टे के जरिए जो है इसको इस्तेमाल करना, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करना, इसकी कल्टीवेशन करना, कि मुट्ठी भरी बीजों की और उसको खेतों के अंदर फैला दिया। और मैंने ये बताया हुआ है कि जो ब्रॉडकास्ट मेथड होता है ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड में या सबसिस्टेंस मेथड में ये कंसीडर किए जाते हैं। ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, इसमें नुकसान होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा पर एकड़ यील्ड जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। और दूसरा मेथड आ जाता है ड्रिलिंग का मेथड, या लीनियर मेथड आ जाता है, या लाइन्स की शक्ल में आ जाता है। अब जब इसको लाइन की शक्ल में हम लोग कल्टीवेट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अब लाइन की शक्ल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम लोग तकरीबन 2 फुट तक जो है ज़मीन को सॉफ्ट करते हैं, उसको नरम कर लेते हैं, यानी कि ज़मीन को प्रिपरेशन करते हैं उसकी, किस चीज़ की, सॉइल को तैयार किया जाता है या ज़मीन को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ड्रिलिंग के ज़रिए उसके सीड्स लगा रहे हैं तो पर एकड़ जो है वो हमें 10 to 14 kg जो है वो इसके सीड्स चाहिए होते हैं। अगर सीड नहीं लगा रहे, इसके डायरेक्टली प्लांट्स वगैरह को जो है वो नर्सरी में प्रोड्यूस करने के बाद प्लांट्स को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या होगा कि हमें 25,000 से 50,000 जो है वो प्लांट्स लगाए जाते हैं पर एकड़ में। फिर इसके बाद इसका जब प्लांट्स को लगाया जा रहा होता है तो एक प्लांट से दूसरी प्लांट का जो लाइन से, एक लाइन से दूसरी लाइन की, यानी कि रोज की फॉर्म में जब इसको कल्टीवेट किया जाता है तो एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस रखा जाता है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट तक जो है वो रखा जाता है। फिर अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस देखें तो वो 8 to 12 इंचेस, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो कम रखा जाता है, लेकिन लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखा जाता है। लाइन टू लाइन डिस्टेंस ज्यादा रखने की रीजन ये है कि उसकी प्लकिंग आसानी से हो सके, वहां पर ट्रैवल किया जा सके। लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रखने की रीजन ये है कि ये सॉफ्ट सॉइल में
लगाया जाता है, ठीक है। सैंडी सॉइल होती है जिसके अंदर सॉइल के अंदर जो है वो रूट्स की ग्रिप जो है वो मजबूत नहीं हो पाती, ठीक है। और अगर ग्रिप मजबूत नहीं होगी उस मिट्टी के अंदर तो क्या होगा कि जब तेज आंधी वगैरह आती है, तूफान वगैरह आता है, तो ये रूट्स के साथ ही उखड़ जाते हैं। अब उनको इस चीज से बचाने के लिए प्लांट्स को एक दूसरे के नजदीक लगाया जाता है ताकि उनकी ब्रांचेस जो है वो आपस में एक दूसरे को पकड़ ले और जब तेज आंधी वगैरह आए तो वो एक दूसरे को सहारा देकर जो है वो रूट से उखड़ ना पाए और नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए प्लांट से प्लांट डिस्टेंस जो है वो कम रखा जाता है, लेकिन लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखा जाता है। फिर इसके बाद इसकी कल्टीवेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो जाहिर बात है कि भाई हमारे पास हर एक क्रॉप के जो है वो चेंज फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर जो है वो सबसे चेंज होते हैं। अब इसके फिजिकल फैक्टर्स में देखा जाए तो इसका सबसे पहले वही क्लाइमेट है कि हमें हॉट एंड सेमी हॉट क्लाइमेटिकल रीजन जो है वो सबसे बेस्ट वन होते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ये कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम लोग 35 डिग्री तक जो है वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी टोटल ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट वन टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद इसकी रेनफॉल को देखा जाए तो 20 से तकरीबन 40 इंचेस जो है वो रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड होती है कि जिसके अंदर ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। फिर इसके बाद हम लोग मजीद ये फिजिकल फैक्टर्स को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, नेक्स्ट वन आ जाता है सॉइल। इस क्रॉप के लिए सॉइल जो है ये लावा सॉइल को भी बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है कि जिसके अंदर पोटाशियम वगैरह की मिकदार ज्यादा हो, नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो, ठीक है, और उसके अंदर लाइम की ज्यादा मिकदार ना हो, यानी कि लाइमस्टोन ज्यादा ना हो, चूने की मिकदार ज्यादा ना हो। ऐसी सॉइल जो है वो बेस्ट वन होती है। अदरवाइज जो अलूवियल फर्टाइल सॉइल होती है, जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, जिसके अंदर पानी जो है वो खड़ा नहीं रहता, ठीक है, यानी कि क्ले सॉइल नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर पोर्स कम होते हैं, इसके अंदर लोमी टाइप की सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए जिसके ऊपर पानी जब आए, बारिश का पानी आए तो पानी खड़ा नहीं हो, इसके अंदर वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। इस तरह की सॉइल जो है उसके लिए सबसे बेस्ट वन होती है। फिर इस प्लांट की अगर लोकेशन देखी जाए तो लोकेशन के अकॉर्डिंग टू ये कहा जाता है कि इस प्लांट को जो है वो हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर ये लैटिट्यूड से, यानी कि इक्वेटर का की जो लाइन है वहां से, जो मैं अगर यहां पे ड्रॉ भी कर दूं, 0 डिग्री जो है, इस 0 डिग्री से हम लोग तकरीबन 40 डिग्री नॉर्थ में और तकरीबन 30 डिग्री जो है वो साउथ में, इन दोनों डिग्रीज के दरमियान का जो एरिया है ये हॉट एंड सेमी हॉट एरियाज में आ जाता है, कि जहां पर इसकी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है कि इस प्लांट को अगर हम लोग कल्टीवेट करते हैं, दुनिया में अगर 91 कंट्रीज अगर कल्टीवेट कर रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं तो वो कौन से एरियाज हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, जिसके लिए 28 डिग्री जो है वो ज्यादा बेस्ट वन कंसीडर की जाती है और चंद एक कंट्री जो है वो 30 तक भी कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में देखा जाए तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि 38 डिग्री तक जो है वो लोग इसको डिफरेंट कंट्रीज जो है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन 40 तक भी जो है कुछ कंट्रीज जैसे रशिया के कुछ एरियाज हैं वो भी इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी फिजियोग्राफी आ जाती है कि लैंड एरिया कैसा होना चाहिए, तो वो वही है कि भाई प्लेन एरिया सबसे बेस्ट वन कंसीडर किया जाता है कि अगर प्लेन होगा तो वहां पर ज्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, इसको हिली एरियाज पर या स्लोप्स के ऊपर नहीं लगाया जाता, ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कैपिटल, मॉडर्न मशीनरी, प्लकिंग मशीन्स भी यूज की जाती हैं, इसकी सीड सोइंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन भी यूज की जाती है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, चीप लेबर है, ठीक है। इसी तरह से नियर टू मार्केट है, इसके लिए वैसे मार्केट का ज्यादा नजदीक होना कोई इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये इतना ज्यादा हैवी ये रॉ मटेरियल नहीं होता कि जो इंडस्ट्री तक ले जाना जो है मुश्किल हो, इसलिए इसको इंडस्ट्री से डिस्टेंस पर लगाया जाता है। जैसे मैंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बताया था कि इसका रॉ मटेरियल एक डिस्टेंस पर लगाया जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो ह्यूमिड एरियाज में, यानी कि क्रॉप कल्टीवेट हो रही है हॉट एरियाज में, ड्राई एरियाज में, लेकिन जो इंडस्ट्री लगाई जाती है वो
ह्यूमिड एरियाज में जहाँ पर एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, वो एयर जो है वो मरतूब होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, लॉन की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़, टैक्स रिलैक्सेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी तो क्या होगा कि ये क्रॉप जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आज का बेटा लेक्चर इतना था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।